नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। मिडिल ईस्ट का जो सीज फायर का अभी दौर है वो शांति नहीं, ये तो सिर्फ एक विराम है, वो भी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ। गोलियां थमी हैं, मिसाइलें रुकी हैं, लेकिन धमकियां कम नहीं हुई हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में एक बहुत बड़े इंतकाम की पटकथा लिखी जा रही है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो यही दर्शाती हैं। आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो युद्ध का अगला रूप क्या होगा इसे दर्शाती हैं। और ये है वो 3 तस्वीरें। दरअसल जो पहली तस्वीर देखिए, ये मेज, ये कागजात, ये शांति के लिए नहीं, ये जिद के लिए है। ईरान को अपनी शर्तें मंजूर करानी है, अमेरिका को अपना दबदबा बनाए रखना है। यहाँ पर शांति की बात कम और धौंस की धमक ज्यादा सुनाई दे रही है। और सीज फायर नहीं है, ये अगला अग्नि परीक्षा का ऐलान है। शर्त ऐसी कि जिसके आगे फायर होना तय है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, टेबल पर बातचीत चल रही है या वक्त बर्बाद किया जा रहा है। ट्रंप की धमकी के स्वर ऊंचे हैं और ईरान की धौंस तो और भी ज्यादा खतरनाक। दोनों पक्ष एक दूसरे को घूर रहे हैं, झुकने को कोई तैयार नहीं। ये किस तरह की बातचीत है समझ में नहीं आता, जहां मेज के नीचे हथियारों की भाषा समझी जा रही है और बातचीत टेबल पर कम, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अखाड़ा ज्यादा बन चुका है। क्या ये वक्त की बर्बादी है? नहीं, ये अगली जंग की तैयारी मानी जा रही है। और जो तीसरी तस्वीर है आपके सामने, दुनिया की नब्ज हॉर्मुज का वो जल डमरू मध्य जहां पर दुनिया का तेल गुजरता है, जहां से ईरान ने साफ कह दिया कि लेबनान पर अटैक बंद नहीं तो तेल की बूंद भी बाहर नहीं जाएगी। ईरान ने दुनिया का गला दबा रखा है। लेबनान को डील में शामिल किए बगैर ईरान हटने वाला नहीं है। यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था आज तेहरान के एक इशारे की मोहताज है। तो क्या मिडिल ईस्ट में अमन कायम होगा? बिल्कुल नहीं। ये बस एक छोटा सा ब्रेक है ताकि बारूद को फिर से इकट्ठा किया जा सके। दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं क्योंकि ये शांति की मेज असल में जंग का नया नक्शा तैयार कर रही है। मिडिल ईस्ट में शांति का मतलब सिर्फ एक ही है, अगले विध्वंस की तैयारी। इस खेल का अंत क्या होगा? क्या ये शांति किसी नए तूफान का संकेत है? बड़ा सवाल है। चलिए करते हैं शुरुआत। दरअसल सवाल यही है कि आखिर युद्ध होगा या युद्ध विराम होगा? 3 चरणों में बातचीत, युद्ध या युद्ध विराम, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अलग अलग चरण में बातचीत की बात कही जा रही है। 3 चरणों में बातचीत है, 2 मुद्दों पर बात हो चुकी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। 2 दिन की वार्ता भी संभव है क्योंकि विषय इतना गंभीर है। 1 दिन की बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलेगा और हालांकि उम्मीद तो क्या दूसरे दिन कोई समाधान निकलेगा, इसकी भी बहुत कम नजर आती है। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान की संपत्तियां आखिर कहां फ्रीज है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से ये शर्त रखी गई थी कि दुनिया में ईरान की जो संपत्तियां अमेरिका ने सीज की उसे रिलीज किया जाए, जिस पर सहमति बनती नजर आती है, ऐसा दावा है। अब ये भी जान लीजिए कहां कितनी ईरानी संपत्ति है जो कि फ्रीज की गई है। ये है वो डेटा। अगर सबसे पहले मैं अमेरिका का नाम लूं तो अमेरिका के पास में $2 बिलियन की संपत्ति है। दक्षिण कोरिया में $7 बिलियन की संपत्ति ईरान की है। चीन में ईरान की $20 बिलियन की संपत्ति है तो इराक में $10 बिलियन की संपत्ति। जापान के पास में $3 बिलियन की संपत्ति है ईरान की, तो लग्जमबर्ग में लगभग $1.6 बिलियन की संपत्ति है। ब्रिटेन, नीदरलैंड में $2.3 बिलियन की संपत्ति है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 100 से 120 बिलियन डॉलर, अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो 11 लाख करोड़ एक तरह से है इस पूरी राशि का सार जो फ्रीज है। अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं और यही बड़ी राशि अब ईरान फ्रीज से हटाना चाहता है। उसने कहा है कि भाई हमारी संपत्ति हमें वापस लौटाई जाए। अब जिस तरह से हालात यहां पर हैं, अब उस पर कितनी रियायत मिलेगी नहीं मिलेगी, बातचीत हुई है किन किन शर्तों पर, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। सवाल यह है कि शांति की मेज पर क्या इंतकाम लेने के अंदर ही अंदर अब तैयारी भी की जा रही है? ऐसी आशंका आखिर क्यों जताई जा रही है, ये भी आपको बता देते हैं 5 सवालों के जरिए। अब देखिए, बात ये कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए टेबल है लेकिन अभी भी इंतकाम की आग है। 5 बड़े सवाल हैं। क्या अगली टक्कर की तैयारी हो रही है? टाइम बाय करने की तैयारी है? ये सिर्फ अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है सीज फायर। दूसरा सवाल ये, क्या इंतकाम की सियासत को रोकने का मौका है?
तीसरा बड़ा सवाल, क्या इस्लामाबाद में शांति वार्ता जो हो रही है असल में वो सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं, जो होना है वो पहले ही तय हो चुका है। अब चौथा बड़ा सवाल जो है, क्या अंदर ही अंदर अब बदले की आग एक तरह से सुलग रही है। पांचवा जो बड़ा कारण है, सवाल है, क्या शांति वार्ता फेल हुई तो युद्ध और भी ज्यादा भड़क जाएगा, जिसका डर बहुत ज्यादा है, संभावना भी बहुत ज्यादा है। इसी बीच एक बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, आपको बता दें इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरानी मीडिया के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो क्या है? वो बड़ी खबर ये है, ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता तो जारी है, लेकिन एक्सपर्ट्स और टेक्निकल फेज में ये बातचीत पहुंच चुकी है। ईरानी डेलीगेशन बातचीत में शामिल है, तो एक्सपर्ट फेज में बातचीत के कई बड़े मायने हैं। यूरेनियम, हॉर्मुज और प्रतिबंधों पर चर्चा हो रही है। तस्वीरें भी अब अंदर से सामने आने लगी हैं। देखिए, यहाँ पर शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं, उनके साथ में ईरान का डेलीगेशन और दूसरी तरफ अमेरिकी डेलीगेशन लगातार मौजूद है। ये तस्वीरें कई मायनों में महत्वपूर्ण है। तस्वीरें इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और ईरान का ये तनाव पूरी दुनिया के लिए तनाव का एक बड़ा सबब बना हुआ था। लेकिन इस्लामाबाद का ये जो पूरा डेलीगेशन, ये बातचीत, वो बहुत निर्णायक होगी इनकेस अगर शांति वार्ता की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो कई दशकों पुरानी जो अदावत है उस पर विराम लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भले ही ये लड़ाई एक तरह से शुरुआत इजराइल बनाम ईरान की हुई, लेकिन उसमें मुख्य रोल अमेरिका कर रहा है। अब बड़ी खबर यही कि बातचीत अब एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी जल्दी से जान लीजिए। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, शांति वार्ता के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान की बारूदी सुरंग हटाने का काम हम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान से एकमात्र खतरा है, वो है बारूदी सुरंग। बारूदी सुरंग हटी तो सभी तरह के खतरे खत्म। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हॉर्मुज से ईरान की बारूदी सुरंग हटा रहे हैं। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग दावे, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन एक तरफ बातचीत है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावे, ऐसा लग रहा है कि वो ये बातचीत सिर्फ दिखावे के लिए करना चाहते हैं और कुछ नहीं। इसके पहले भी कई बार वो ऐसे ही हेकड़ी या गीदड़ भभकी भी देते हुए नजर आए थे। कई बड़ी बातें इस दौरान उनकी तरफ से कही गई थी। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी कनेक्ट हो रहा है, एक्सपर्ट्स का। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, और पाकिस्तान से गेस्ट रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर शेख नदीम भी कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में वीएन झा सर आपसे करना चाह रही हूँ, अब आज ऑलमोस्ट ये कहा जाए कि बातचीत का अब अंतिम पड़ाव या ये दिन का पूरा एक तरह से खत्म हो रहा है। अब क्या आपको आसार नजर आ रहे हैं सर? कोई फ्रूटफुल आज की बैठक नजर आ रही है या फिर इसका एक तरह से और मियाद बढ़ती हुई नजर आएगी? नैना, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में विश्वास की कमी, लैक ऑफ ट्रस्ट की इतनी बड़ी खाई है कि उसको भरने में तो शायद सदियों लग जाए। और उस बीच में जब ये चर्चा हो रही है तो ये जिस भी अगर एक कदम भी आगे बढ़ता है तो ये सराहनीय है। ये हमें पॉजिटिवली इसको देखना चाहिए, क्योंकि वॉर किसी के हक में नहीं है, चाहे वो ईरान जीते चाहे अमेरिका जीते। अमेरिका के जीतने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि वो ईरान को जीत नहीं सकता है तब तक जब तक वो अपने जो सैनिक हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड, वो नहीं उतारते यहाँ पे, और वो कभी नहीं करने वाला है ऐसा। तो ये वॉर जीता नहीं जा सकता। हाँ, ईरान को बेशक काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, और वो पहुंचा भी रहा है। दूसरी तरफ आपने जैसा कहा कि आज कोई विशेष प्रगति होने की आशा कम ही थी। आज की जो वार्ता थी वो 8 बजे 9 बजे के शुरू होने की आशा थी, लेकिन आफ्टरनून में शुरू हुई। तो आज जितना भी कुछ हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा अभी वी शुड नॉट रीड टू मच इन बिटवीन द लाइन्स टुडे। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इन दोनों में, दोनों पार्टियों में, दोनों दोनों साइड में अगर ये विश्वास बना, ये सहमति बनी कि हम कल भी चर्चा करेंगे, तो हमें कल को देखना चाहिए कि कल कितनी प्रगति होती है। 2-3 चीज़ें ईरान ने बिल्कुल साफ कर दी है बहुत पहले से। पहला कि उसका
जो लेबनान के साथ में जो संबंध है वो कायम रहे, क्योंकि ये सारी चर्चाएं, ये सारी युद्ध शुरू क्यों हुई है, वही हिजबुल्लाह, वही हमास, जो कि ईरान द्वारा बैक्ड है। अगर उस हिजबुल्लाह के ऊपर में आज प्रहार हो रहा है इसराइल द्वारा, तो हमें ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा कि ईरान चुप बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा चुप। तो लेबनान का सवाल है एक तरफ में, दूसरी तरफ में जितनी सारी जो नुकसान हुई है ईरान की, चाहे वो जान माल का हो, चाहे एसेट्स का हो, ये सारे नुकसान जो हुए हैं, ये कौन इसकी भुगताई करेगा? खमैनी उनका मारा गया, डिफेंस मिनिस्टर मारा गया, आर्मी कमांडर, नेवी कमांडर, आईआरजीसी हेड, चीफ ऑफ जी डिफेंस जी एडवाइजरी, कितने सारे नाम गिनाएंगे आप, इंक्लूडिंग एसपीएनडी हेड। जी तो इतने सारे लोग मारे गए हैं, ईरान चुपचाप बैठ जाएगा कि हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपने इन सबों को मार दिया? ये नहीं होने वाला है। तो सर ये सही बात है, ये तो एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी अमेरिका के लिए भी कि वो जो चाहते थे रिजीम चेंज या उनकी लीडरशिप जिनसे उन्हें आपत्ति थी उन्हें ढेर कर दिया। मैं कंटिन्यू आगे करूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जल्दी से अपने दर्शकों को बता देती हूं। इस समय की बड़ी खबर यह है कि इस पूरी वार्ता पर ईरान का भी एक बयान सामने आ गया है, और ये सनसनीखेज बयान है बातचीत के बीच में। ईरान कह रहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, हम अपनी शर्तों पर झुकने वाले नहीं हैं, ये स्पष्ट कर चुका है ईरान। ईरान कह रहा है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दबाव बनाने की कोशिश की तो ट्रिगर पर उंगलियां हैं। आप ये समझिए, एक तरफ शांति वार्ता की बात है, दूसरी तरफ धमकाने वाली स्थिति भी लगातार जारी है। जिस तरह के अभी हालात हैं, आखिर इसे किस रूप में देखा जाएगा? मेजर शेख नदीम, आप ही से मैं क्विक रिएक्शन ले रही हूँ। ये शांति वार्ता है क्या फिर? अगर जब धमकाने का सिलसिला जारी है, फिर ये किस तरह की बातचीत है? देखिए, ये वही बात है कि जब आप टेबल टॉक्स के लिए आते हैं तो दोनों साइडें पूरी कोशिश करती हैं कि मैक्सिमल पॉइंट्स के साथ वो वहां पे पहुंचे। तो ये इस तरह से धमकाना और इस तरह से बातें करने का मकसद यही होता है कि जी हम तो नहीं मानेंगे, हमारी तो यही सबसे प्राइमरी डिमांड है, अनलेस दीज डिमांड्स आर मेट वी विल नॉट इवन सिट फॉर द टॉक्स। बट आप देखें कि आ भी गए हैं, बैठ भी रहे हैं, पाकिस्तान के साथ उनकी बातें भी हो गई हैं। अब आगे हो सकता है कि एज सुन एज द प्रोग्रेस इज मेड तो जो ये ट्रायलैटरल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट हो सकता है कि वो तीनों को साथ हम बिठा दें। तो ये इन बातों से घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो बातें आपकी चलती रहेंगी और आप देखिए कि थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज आप जो है वो क्रैक करती रहेंगी इंशाल्लाह अपने नाज़रीन के लिए। लेकिन इट विल नॉट इफेक्ट दी डायलॉग। डायलॉग बहुत मैच्योरिटी के साथ हो रहे हैं और बिल्कुल वो लोग आइसोलेटेड हैं। लेकिन मेजर शेख नदीम, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही है, मैच्योरिटी आखिर दिखा कौन रहा है? एक तरफ शांति वार्ता की बात है, उधर से डोनाल्ड ट्रंप बातों पे बातें, धमकियों पे धमकियां, उनकी बातों में कहीं मैच्योरिटी तो नजर आ नहीं रही। यही रिएक्शन, जल्दी से क्विक रिएक्शन आशीष साहे जी का भी मैं ले लेती हूँ। आशीष साहे जी, यही तो बात इजराइल भी लगातार कहता रहा है, वो कह रहा है कि भाई ट्रिगर पे हमारी उंगलियां हैं, उसी की भाषा में ईरान ने जवाब दिया। और ऐसे समय में जब शांति वार्ता चल रही है, तो आखिर इस तरह की धमकियों के या शांति वार्ता के मायने क्या रह जाते हैं? नैना, डिप्लोमेसी में अक्सर ऐसा होता है कि दो अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं। तो जो पब्लिक पोस्चरिंग, पब्लिक जो ये बातें करते हैं, वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को मैनेज करने के लिए होते हैं। और क्लोज डोर में जब मीटिंग्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबल लोगों के जिनको मालूम है कि वो क्या कितना कुछ उनके ऊपर लगा हुआ है, तो वहां की भाषाएं अलग होती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जेडी वैंस की लीडरशिप में और इनके अब्बासी साहब की लीडरशिप में इतनी मैच्योरिटी के साथ वो बात कर रहे होंगे। पब्लिक पोस्चरिंग सिर्फ पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करने के लिए होती है, तो उस पर ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली लोग करते हैं। तो ये आज की आपने दो बड़ी खबरें जो अभी बताई वो मेजर हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। जो आपने बोला कि एक्सपर्ट एंड टेक्निकल लेवल पे पहुंच गया, ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है। इसका मतलब कि जो मोटा मोटा जो मैक्रो लेवल का, स्ट्रेटेजिक लेवल का एक्सेप्टेंस है कि हम इन बातों पे डिस्कस कर सकते हैं, वो लीडरशिप ने गो अहेड दे दी है। अब उसके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, वो देखेंगे कि अगर विड्रॉल करना है तो कितना, अगर इनके फ्रीज करना है तो कितना फ्रीज करना है, मिसाइल की कितनी रेंज 2000 से कम करनी है या ज्यादा। तो एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल लेवल पे पहुंच जाना एक बहुत मेजर बैरियर को क्रॉस करने के बराबर होता है। आगे बात करेंगे जब आप टाइम दीजिएगा नैना। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, और यही वजह है कि पल पल लगातार अपडेट्स भी सामने आ रही हैं। एक तरफ बातचीत का दौर है तो दूसरी तरफ चेतावनियों का भी दौर लगातार जारी है, तस्वीरें भी सामने आती हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ। बड़ी खबर यही है कि जिस तरह से एक तरफ ईरान ने धमकी दी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी धमकियों का सिलसिला जारी है। अब ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर यह है कि ईरान बातचीत के साथ में लगातार डिमांड भी कर रहा है। इस्लामाबाद में यूएस ईरान के बीच में
वार्ता के बीच लगातार खबर ये आ रही है कि बातचीत के साथ में लगातार डिमांड हो रही है। हालांकि डिमांड किस तरह की है ये भी अपने आप में एक जरूर सोचने वाली बात है, क्योंकि डिमांड की जो बड़ी शर्तें हैं उसमें कहा जा रहा है कि ईरान की प्रमुख मांगे ही, एक तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा लेबनान का है, दूसरी तरफ बातचीत यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर इस्तेमाल की है, दूसरी तरफ न्यूक्लियर अपनी प्रोग्राम को लेकर है, मिसाइल प्रोग्राम्स को लेकर है, कई शर्तें हैं। लेकिन जहां सर इन शर्तों में आखिर जिस तरह से आखिर मुहर किस पे लगेगी, आखिर कौन कौन सी ऐसी शर्तें आपको फिजिबल नजर आ रही हैं जिन पर सहमति बन सकती है, या फिर अमेरिका पूरी तरह से रिजिड रहेगा? नैना, देखिए, दोनों पार्टी को एक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म अपना ऑब्जेक्टिव लेके चलना पड़ेगा इस वार्ता में। शॉर्ट टर्म में ये है कि अभी जो गोलियां जो चल रही हैं, बंदूकें जो तनी हुई हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो रुकनी चाहिए। उसके ऊपर में एक किसी न किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम पहली बुलेट फायर नहीं करेंगे। और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि दो पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो उसको तो वार्ता में इंक्लूड ही नहीं किया गया है। वो है ईरान का प्रॉक्सी और उधर इसराइल, ये दोनों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो ये जो गोलियां चलेंगी, इस गोलियों की धमक और इस गोलियों का चोट ईरान तक लगेगा, और इसके रिएक्शन में जो भी गोलियां, चाहे ड्रोन चलेगी या मिसाइल चलेंगी या रॉकेट चलेंगी हिजबुल्लाह द्वारा, उसकी चोट इसराइल के थ्रू अमेरिका को लगेगा। लेकिन अमेरिका के ऊपर में आप विश्वास कम कीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो कभी भी अपना पल्ला झाड़ के वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसराइल भूखते, मैं तो जा रहा हूं, जैसे उन्होंने कहा था ना कि हॉर्मुज अब बंद हो गया है तो मैं यहां से निकलता हूं, अब जिसको हॉर्मुज से तेल चाहिए वो समझे। तो इस तरह की जो अप्रोच है, एटीट्यूड है ट्रंप का, वो कहीं भी वर्ल्ड लीडर के जैसा नहीं दिखता है। तो लेकिन वार्ता की जो बात है वहां पे मैं बता रहा था शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म की जो बात है उसके लिए आज के दिन में ये सब आए हैं। वेरी फैक्ट कि ये सब हाई लेवल डेलीगेशन लेके आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं एक दिल में तमन्ना होगी इनको कि हम एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाएं, जहां से कि फिर युद्ध विराम आगे वर्क हो सके। मैं अभी ये नहीं मानता हूं कि जो टेक्निकल टीम है या टेक्निकल लेवल है ये निटी ग्रिटी अभी काम करेगी, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग अभी हुई ही नहीं है, कहीं भी नहीं हुई है। तो इसलिए पहले गोलियां रुके, पहले मिसाइल रुके, पहले ड्रोन जो छोड़ना है वो रुके, उसके बाद फिर आगे का वर्कआउट होगा। क्योंकि निटी-ग्रिटी अभी मैं किसी भी तरह से नहीं देख सकता हूं, और वही ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि पहले वॉर बंद हो जाए। दोनों की शर्तें देखिए नैना जी, हम लोग तो काफी एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि हमारे जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज साथ में सरकार बनाते हैं, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाते हैं, और उस मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में वो चीजें छोड़ दी जाती है जो वर्केबल नहीं है शॉर्ट टर्म में। तो यही इसी तरह की कोई चीज यहाँ पे भी होगी, क्योंकि ईरान भी बहुत भुगत चुका है, बहुत मार खा चुका है, बहुत मार खा चुका है। और अगर आगे लड़ाई बढ़ी तो ईरान को और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ईरान के पास में संसाधन नहीं है। पिछले 3-4 दिन में जो कुछ एयरक्राफ्ट आए हुए हैं चाइना से, जो कुछ असला बारूद वो लेके आए हुए हैं या रिप्लेनिशमेंट लेके आए हुए हैं एयर डिफेंस सिस्टम का, वो काम नहीं करने वाला है। अगले 3 घंटे 4 घंटे में फिर से वो सारे एयर डिफेंस जो हैं वो धराशायी हो जाएंगे। तो इसलिए उसके ऊपर नहीं जाइए। अभी ईरान को भी चाहिए कि वो कॉमन मिनिमम वाली जो बात है उसको लेके चले, कि जहां पे कि ईरान की जो अहम है, जो सेल्फ ईगो है या सेल्फ प्रेस्टीज जो बात है, वो हर्ट ना हो, वो आहत ना हो। और उधर जो अमेरिका है, अमेरिका का भी प्रेस्टीज पे कोई बड़ा धक्का ना पड़े। यहाँ पे कहीं एक कॉमन ग्राउंड खोजनी पड़ेगी, और यहीं पे बात आती है मध्यस्थता की। वहीं पे एक मुश्किल ये है कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वर्ल्ड में वो बहुत कम है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो डायलॉग चल रही है इसमें चीन साथ में खड़ा है। सर यही तो बात है, क्योंकि लगातार बैक चैनल और फ्रंट चैनल की जो बात होती रही है, उन सारी परिस्थितियों को लेकर यही बात होती रही। लेकिन जल्दी से आशीष साहब जी एक बात ये समझाने की कोशिश कीजिए, जिन मांगों की बात है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सारी मांगों पर ही बातचीत है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट बार-बार, अब हॉर्मुज स्ट्रेट ओपन हो चुका है, ईरान ने अपनी शर्तों के साथ में ओपन किया है। ये भले कहा जाए कि उसमें कुछ लिमिटेशंस के साथ में यहाँ पर जो जहाज हैं वो मूव कर रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं, पहले जैसी पाबंदियां
समस्या नहीं है, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को एक तरह से आपत्ति है, वो चाह रहे हैं कि अपनी शर्तों पे ओपन हो। क्या इधर पे पेंच फंस सकता है क्या? नैना, मेरी जानकारी के हिसाब से और मेरे एनालिसिस के हिसाब से हॉर्मुज की जो डिसरप्शन है उसमें थोड़ा आईआरजीसी का हाथ हो सकता है, लेकिन मेजरली उसमें असेसमेंट इश्यूज हैं। जो देश जिनके कार्गोज हैं, जो कंपनीज, जो मर्चेंट नेवी शिप्स हैं, उनके अपने कंसर्न्स हैं, इसलिए दे आर नॉट पुशिंग हार्ड। उसमें लाइफ्स हैं, उसमें सिविलियंस हैं जो समझ रहे हैं कि वहां पे माइनिंग हुई है, हम नहीं जाएंगे। उसमें इंश्योरेंस के बड़े मेजर इश्यूज हैं, यूरोपियन यूनियन के इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस रिपील कर रखी है। तो ये जो बॉटलनेक क्रिएट हुआ है, उसमें आईआरजीसी के द्वारा कलेक्ट की जाने वाली राशि एक है, उनके द्वारा किए जाने वाले रोक टोक दूसरा है, लेकिन मेजरली उसमें टेक्निकल इश्यूज हैं, जो कि वो कंपनीज जो तेल ला रही हैं, वो कंपनीज जो जहाज चला रही हैं, और वो मैनिंग जो लोग कर रहे हैं, इन तीनों का एक, तो इस पे कुछ बात चल रही है 30-35 देशों की। दे आर वर्किंग हार्ड ऑन इट। ये पैरेलली चल रहा है, ये जो आपकी शांति वार्ता हो रही है उसके साथ के साथ। तो इसमें मुझे मेजर चैलेंज नहीं दिखता है ना। मुझे मेजर चैलेंज जो दिख रहा है वो ये है कि जब भी हम किसी ऐसे मुहाने पे पहुंचेंगे जहां एक मेजर डिसीजन लेना होगा रिगार्डिंग मीडियम रेंज मिसाइल्स या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, शिफ्टिंग ऑफ रेंज रिच यूरेनियम, इन दोनों मुद्दों पे ईरान की तरफ से फाइनल कॉल कौन लेगा? ईरान की आईआरजीसी की मिलिट्री विंग की पिछले 40 वर्षों से, 4-5 दशकों से राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने की आदत नहीं है। वो रिलीजियस लीडर, हेड ऑफ स्टेट खमैनी साहब को रिपोर्ट करते थे। अब खमैनी साहब चेयरमैन नहीं है, मुस्तफा खमैनी के बारे में मालूम नहीं है, और वो ईरान के स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट या उनके फॉरेन मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करते थे आईआरजीसी। तो इनकी अपनी एक, आप ह्यूमन रिलेशंस की बात समझिए, ये दे विल नॉट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम अब्बासी। तो ये फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग मेजर मिलिट्री इश्यूज जिसपे दोनों तरफ से पेच फंसा हुआ है, वो ईरान में कौन लेगा फाइनल कॉल? जब ये लोग यहाँ इस्लामाबाद में बात करके वापस, दे विल कॉल अप बैक होम, दे विल कॉल अप होम, किससे बात करेंगे कि गो अहेड? अगर मान लीजिए आईआरजीसी मिलिट्री विंग और इनकी सिविल सत्ता के बीच में कंफ्लिक्ट आता है, तो उस पे कौन डिसीजन लेगा? ये बात डिसाइड करेगी कि ये शांति वार्ता आगे बढ़ती है कि नहीं। ट्रंप इस समय कम ऑप्शंस के साथ हैं, उनको किसी भी तरह इस शांति वार्ता को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेशर है, और शायद वो ये चाहते भी हैं। शायद यही वजह है कि वो ऑल्दो वो तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि शांति वार्ता हो, लेकिन मजबूरी में ही सही, चारों तरफ से प्रेशर है, खुद इतने डेंटेड हो चुके हैं कि अब उनके लिए और कुछ रास्ता बचा भी नहीं है। वेल, जल्दी से एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, हॉर्मुज से रिलेटेड ही, ईरान की चेतावनी के बाद में अब खबर यह है इस समय की बड़ी कि यूएस का जहाज हॉर्मुज से लौट चुका है। जी हाँ, बड़ी वॉर ब्रेकिंग जो अभी सामने आई है, ईरान की चेतावनी के बाद में अब हॉर्मुज से यूएस का जहाज लौट चुका है। ईरान लगातार इस बात की चेतावनी दे रहा था, यूएस के जहाज पर हमले की चेतावनी भी बाकायदा दी गई थी। अब ईरान ने 30 मिनट में ही निशाना बनाने की चेतावनी दी थी, और यही वजह है कि उसके बाद में ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को बड़ा संदेश दिया था। ये मान के चलिए, इस पूरी परिस्थिति में ईरान के आगे फिलहाल कहीं ना कहीं बैक स्टेप पर है अमेरिका। मेजर शेख नदीम, तो ईरान तो अपनी शर्तों पर बात कर रहा है, अमेरिका क्या तैयार होगा? पाकिस्तान कैसे मनाएगा? $1 मिलियन क्वेश्चन कर दिया। तो यही तो सारा खेल है कि मनाएगा कैसे और इनको मनाना कैसे है, और कैसे इनको कॉमन पॉइंट के ऊपर लाना है। जैसे आशीष साहब ने कहा कि अभी मेजर डिसीजन जो मैं समझता हूँ कि ये ट्रिल डाउन होकर जो डिमांड्स हैं ये थोड़ी रह गई हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो मैंने आपको बताया था, जो उन्होंने रेड लाइन दी हुई है, वो है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका मेरे हिसाब से उस पर मान जाएगा। इसी तरह से न्यूक्लियर का ऑलरेडी उनका डिसीजन हो चुका है कि जनाब इसको ये लोग न्यूक्लियर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बॉम्ब के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको फॉर पीस के लिए इस्तेमाल करेंगे, या किसी न्यूट्रल कंट्री के पास रखवा देंगे, या आईएई के जो है मॉनिटरिंग जो है उसके ऊपर वो रहेगी। सैंक्शन लिफ्ट भी हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब ऐसे कोई पॉइंट नहीं रहे जिसपे कि कोई, मैं समझ के कम्बरसम किस्म का, कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ये निगोशिएशन है। ये इंशाल्लाह ताला कल शाम तक रैप अप हो जाएगा, एंड वेरी सून यू विल सी कि इंशाल्लाह कल शाम को आपको अच्छी खबर मिलेगी कि जनाब जिसमें देखें 2-3 पॉइंट तो आप लोग के अपने कि जी फेस सेविंग है ट्रम्प साहब को, क्योंकि ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, नेटो से भी, ठीक है। और इसी तरह से जो यहाँ पे ईरान पे, जैसे सर ने कहा कि बहुत ज्यादा उनको मार पड़ी है, तबाही हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह हो गया, अब उनके पास गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो वो भी ठीक है, वो एक
फेस करने के लिए एक दूसरे को सामने तो खड़े होते हैं, लेकिन एनर्जी काफी हद तक इन दोनों की जो है वो कंज्यूम्ड है। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए ये हुआ। और दोबारा ये जो एक हाइपोथेटिकल किसी ने लगाया हुआ है कि असम्पशन है कि जी ये टाइम गेन करा, टाइम गेन करने का उनके पास अब मौका नहीं है। अब वो टाइम गेन नहीं कर सकते और ना ही दोबारा हमलावर हो सकते हैं। दोबारा इनर्शिया होता ऐसा है क्यों नहीं हो और सकता? दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करना। देखिए 14 दिन का गैप है, अगर तो होता ना 2-3 दिन का, हाँ, ठीक है, दोबारा से वॉर स्टार्ट करना, दोबारा से उसको मोटर गाड़ी को स्टार्ट करना मुश्किल होता है। ये पूरी वॉर मशीन होती है, ठीक है। अभी ये रिलैक्स हो चुके हैं नहीं, सब लेकिन मेजर मेंटली, शेख नदीम अभी भी इसमें है कि लेबनान जी वाला वापस पेज तो यूएसए। बहुत कंटिन्यू फंसा हुआ है ना। लेबनान को लेकर तो अभी भी कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई है। ईरान लेबनान पर बहुत ज्यादा एकदम रिजिड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेबनान जो है ये 11th आवर पे ये पॉइंट आया है क्योंकि इसने ये नया सेक्टर खोल दिया था इजराइल। बिल्कुल सही है, ईरान पूरी कोशिश करेगा कि देखिए लेबनान में अमन हो, क्योंकि साउथ का जो एरिया है वहाँ उसकी मलेशिया है वो उसको सेव करने की, प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। और दुनिया के अमन के लिए भी जरूरी है कि जब एक जगह से सब जगह से आग बुझ गई है तो वहां क्यों आग जली है, तो उसको भी बुझाओ, जो भी है व्हाटसोएवर आपस में डिसाइड करके। लेकिन इसके लिए देखिए अमेरिका में खुद एक मीटिंग बुलाई है और वो 14 को वो मीटिंग भी हो जाएगी। और लबनान पे ज्यादा इसलिए नहीं हो सकता कि पूरा यूरोप लबनान के साथ खड़ा हुआ है, बिकॉज वहां पे जो क्रिश्चियन उनका लीडर है उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी हुई है। तो इसराइल भी ज्यादा अरसे अरे उसको लेकिन जो जब है तबाही टारगेट पूरी नहीं हो कर सकता। जाएगी, अगर पूरी तरह से मिटा दिए जाने की बात पर है झा सर, जो बात यहाँ पर शेख नदीम जी भी कह रहे हैं, जब आर पार की लड़ाई एकदम से इजराइल के पास में, अब तो ऐसा लग रहा है जब ईरान पर नहीं बस चल रहा तो लेबनान पर पूरी एकदम वज्रपात की तरह बहुत बड़े कड़े हमले किए जा रहे हैं। मरने मारने पर उतारू हो चुका है इजराइल। वो ना डोनाल्ड ट्रंप की सुन रहा है ना किसी और की, एक तरह से बस चल रहा है यहाँ पर। देखिए, अगर इस वार्ता में थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो इसराइल को, हालांकि ट्रंप ने सजेस्ट किया है कि कीप इट एट द लो की, लेकिन जो घटनाएं आज के दिन में हुई हैं उसमें ये नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि ये लो की पे चल रहा है, ये वॉर चल रहा है। देखिए, इसराइल को खतरा है, हिजबुल्लाह से, हमास से खतरा है। हुती दूर पड़ जाता है, उसके जो भी मिसाइल उधर आएंगे वो इन ऑल लाइकलीहुड वो मारा जाएगा, लेकिन वो खतरा है। अभी आज के दिन में हुती जो है वो सिर्फ दबाव डाल रहा है कि ईरान की जो इंटरेस्ट हो उसको वो किसी न किसी तरह से असिस्ट कर सके उस इंटरेस्ट को बचाने की। और इसीलिए उसने जो धमकी दी है अमेरिका को, वो धमकी मतलब अमेरिका लाइंग डाउन तो नहीं ले रहा है, लेकिन उसको इग्नोर भी नहीं कर रहा है। और जैसे सहाय जी ने कहा, आज के दिन में सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद है, कल को हो सकता है कि गल्फ ऑफ एडन भी बंद हो जाए। बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये लेबनान के पास में ज्यादा ज्यादा ये ऑप्शंस नहीं हैं। लेबनान ने यूएन स्पॉन्सर्ड नेगोशिएशंस को साइन किए हैं, सीज फायर को साइन किए हैं, जिसमें उन्होंने अंडरटेकिंग दिया था कि हिजबुल्लाह को सदर्न लेबनान में पांव फैलाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन इस 1-1.5 साल में जब से ये साइन हुआ था, ये एमओयू या सीज फायर, हिजबुल्लाह ने अपने पांव फैलाए हैं वहां पे। जिस तरह से एक एक वॉर किया है इसराइल ने, और उसमें जो टनल सिस्टम में जो सेकेंडरी ब्लास्ट हुई हैं, कोई भी मिलिट्री आदमी आपको देख के बता देगा, एक ग्लांस में देख के बता देगा कि ये टनल सिस्टम है जिसमें मे बी सैकड़ों उसमें बॉम्ब या रॉकेट्स हैं जो कि सेकेंडरी ब्लास्ट हुआ है। ये हम भी देखते हैं कि जब भी ऐसी वीडियो आती है हम जानते हैं ये सेकेंडरी ब्लास्ट है, ये उसके आर्सनल वहां पे छिपे हुए हैं टनल में। तो इसराइल को ऐसे जगहों पे, खास करके सदर्न लेबनान में चोट पहुंचाने का तो हक है इसको यूएन चार्टर के अंदर में। तो इसीलिए इसराइल छोड़ देगा ये ऑप्शन, खास करके अभी जबकि हिजबुल्लाह की अभी कमर। लेकिन सर मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि ईरान फॉर द टाइम बीइंग इसको एक तरह से थोड़ा पॉज मूवमेंट पे ले आए, क्योंकि आने वाले वक्त में कि जब तक अभी मामला बहुत ज्यादा गर्म है, इंटरनेशनल लेवल पर ऑलरेडी इजराइल के ऊपर कई आरोप लग चुके हैं और बड़ी इमेज डेंट हो चुकी है, क्योंकि वो तस्वीर भी हमने देखी थी जब ईरान का जो डेलीगेशन है मिस्टर गालिबाफ जब आए थे जिस फ्लाइट के साथ में, वो तस्वीर पूरी दुनिया के सामने जब उन्होंने मासूम छोटे बच्चों की तस्वीरें रखी, गुलाब रखा और उसमें बताया कि कैसे इन बच्चों की हत्या की अमेरिका और इजराइल ने अपने हमलों में। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश था इजराइल के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। हालांकि वो उस पर कितना इम्पैक्ट कर पाते हैं या नहीं, लेकिन इम्पैक्ट को लेकर एक मेजर शेख नदीम एक और बात, ठीक है शांति वार्ता की बात है,
लेकिन पूरी दुनिया, खासतौर से पाकिस्तान की आवाम अब आपकी तरफ, आपकी सेना की तरफ, अपनी सरकार की तरफ बहुत उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि वो भी इस तरह की तमाम परिस्थितियों से ग्रसित हैं। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, अफगानिस्तान सीमा पर तनाव हो, अपने घर के अंदर लगातार शिया मस्जिदों में हो रहे जोरदार बड़े धमाके हो, आतंकियों की वजह से उनकी इमेज डेंट हो। अब वो बड़ी उम्मीद से है कि अगर आप दूसरे देशों के पर शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे घर में भी शांति लेकर आइए और हमें थोड़ी राहत देकर जाइए। पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस तो काफी अरसे से ये कोशिश कर रही हैं तमाम एरियाज के अंदर पीस लाने की, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये चंद मुट्ठी भर होते हैं और ये आगे रेड्स और ये माइनर ऑपरेशंस करते हैं। शेख नदीम, तो ग्लोबल ये इस तरह की नहीं है कि वहां कोई 2026 की रिपोर्ट में सबसे टॉप पर है पाकिस्तान। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट है ये। आप सही कह रही होंगी। उसकी वजह ये है कि इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत हैं, ये आते हैं जो है ना, वो एट्रिशन कॉज करते हैं, माइनर ऑपरेशंस करते हैं और उसके बाद दे रन अवे माउंटेन्स में चले जाते हैं, फिर अफगानिस्तान की तरफ क्रॉस कर जाते हैं। पैसा इनको आपको पता है कहाँ से मिल रहा है, वो यू ऑलरेडी नो इट। लेकिन डिफेंस फोर्सेस, इसलिए मैं आपको बता दूं कि देखिए जो आप लोगों ने इस तरह की चीजें अगर सिलेक्ट की हैं तो वो इसे कभी भी जो है वो अपनी फाइनल स्टेज पे इसलिए नहीं जा सकती कि जहाँ तक बलोच का ताल्लुक है, 43% ऑफ बलूचिस्तान। मुझे लग रहा था कि अब आप लोगों को इतना अच्छा मौका अगर ग्लोबली मिला है तो शायद कुछ सेंसिबल या कुछ प्लान्ड वे में चीजों के कुछ सॉल्यूशंस की तरफ बात अगर जाएगी। इस तरह से फौरी तौर पर वही आरोप प्रत्यारोप या विदाउट एनी प्लानिंग अगर सजेशंस या सुधारों की तरफ जाएंगे तो वो कभी समाधान भी नहीं निकलेगा। अरे अपनी जनता की राहत के लिए तो कोई रोड मैप बनाइए ना। ईरान और इजराइल के लिए ब्रिज बनने का काम अगर दूतवाहक के तौर पे करेंगे, अपनी जनता के लिए क्या करेंगे फिर? उस पर भी हम काम कर रहे हैं। आप देखिए कि जो अफगानिस्तान वाली साइड है, जो हमारे बहुत ये एक्सट्रीम किस्म के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं यहाँ पे, और उनको हमने काफ़ी सारा इस दफ़ा जो है एट्रिशन कॉज की है। उनकी जो भी बॉर्डर पोस्टें थी जहाँ से वो स्नैपर फायर करते थे, हमारी तो क्योंकि एक एस्टैब्लिश डिफेंस लाइन लगी हुई है जिसके अंदर फेंसिंग लगी हुई है और वो अपना आराम से फेंस के पीछे बैठे, लेकिन ये लोग दूर से, तो वो हमने काफ़ी हद तक सिक्योर कर लिया है। इस टाइम के अंदर उनको हमने काफ़ी एट्रिशन कॉज की है। और इसी तरह से बलूचिस्तान भी इस वक्त मैं समझता हूँ कि चंद अरसे में इंशाल्लाह ताला, और आपकी बात सही है कि इनको हमें प्लान करना चाहिए और हमें ये जो चीजें हैं इनको खत्म करना चाहिए। इंटरनल पीस जो है वो रेस्टोर होना चाहिए, और हल्के हल्के होगा जैसे जैसे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और पाकिस्तान का इमेज बढ़ रहा है दुनिया में, आपने देखा है डिफेंस फोर्सेस का, तो इंशाल्लाह ये हो जाए। ठीक है। हालांकि आज वो अटायर डिप्लोमेसी के जरिए एक तस्वीर पेश करने की कोशिश भी की गई। मैं जल्दी से झा सर का रुख कर रही हूँ सर, क्विक रिएक्शन, फिर मैं ब्रेकिंग बताती हूँ। जी झा सर, आपने जो सवाल पूछा था कि आखिर ये आगे कैसे निकलेगा, मैं लेबनान की बात कर रहा था। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल की बात चल रही है। देखिए, इसको साइड लाइन करना ही पड़ेगा। इसको एक ठंडे बस्ते में तो नहीं डालना है। इसको एक देखिए, पॉलिटिक्स में दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा दुनिया को दिखाने वाला, एक चेहरा पे अपने काम करने वाला। हमेशा पॉलिटिक्स में ये चीजें चलती हैं, जिसको आप कह लें बैकडोर डिप्लोमेसी या जो भी कह लें। तो ये जो चल रहा है यहाँ पे, अभी वार्ता चल रही है, वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए बेशक इसराइल कह देगा कि हम लेबनान के जो चल रहा है उसको बिना एड्रेस के आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये प्रत्यक्ष में वो कहेंगे, लेकिन जो 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 परोक्ष में जो है, परोक्ष में ये चीजें आगे बढ़ती रहेगी, ये करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इसी बीच इसी से रिलेटेड एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग, अपने दर्शकों को बता दूं, लेबनान इजराइल को लेकर चूंकि बातचीत हो रही है, तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। लेबनान और अमेरिका के बीच में प्रस्तावित एक बातचीत है वॉशिंगटन डीसी में, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि लेबनान के पीएम अमेरिका नहीं जाने वाले हैं। जी हाँ, यूएस दौरा लेबनान के पीएम की तरफ से कैंसिल किया जा चुका है। वॉशिंगटन में दरअसल बातचीत होनी थी 14 अप्रैल को, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है लेबनान के पीएम नवाज सलाम की तरफ से इसे सीधे सीधे सिरे से नकार दिया गया है। वो चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते। आखिर क्या वजह रही है, जल्दी से उसकी और इंफॉर्मेशन सामने आएंगी, लेकिन आप ये स्पष्ट मान के चलिए कि जो एक उम्मीद नजर आ रही थी ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, अब वो उम्मीद खासतौर से इजराइल और लेबनान को लेकर थोड़ी ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आती है, एंड होती हुई नजर आती है। नैना, नहीं, ये एक्सपेक्टेड था। अच्छा। क्योंकि हिजबुल्लाह का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है वहां की सिविल लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर। उनका जो पॉलिटिकल विंग है हिजबुल्लाह का, उसका 18-19% है। टोटल लेबनीज गवर्नमेंट जो है, सिविल गवर्नमेंट, उसका 18 to 19% हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग का है, और उनके अच्छे खासे इन्फ्लुएंसेस हैं।
तो जैसा कि आपको पता है कि वहां पे रिटन है, रिजर्वेशन है कि प्रेसिडेंट विल बी अ क्रिश्चियन, प्राइम मिनिस्टर विल बी अ सुन्नी, एंड देन वो नीचे तक उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर को जाना था, प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया था, और कई महीनों से ये बात चल रही थी कि इजराइल शुड टॉक टू अस, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट ने हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग को कई बार सॉफ्टली और 2 बार रिजिडली बताया है कि आप अपने आर्म्स डाउन कीजिए, इजराइल के ऊपर सिविल एरियाज में हमला करना बंद कीजिए। और उसके साथ के साथ उन्होंने इजराइल से भी रिक्वेस्ट किया था कि आप लेबनान के अंदर इस तरह की एक्टिविटी, मिलिट्री एक्टिविटी ना करें। और इसी वजह से इजराइल ज्यादातर टारगेट्स जो हिजबुल्लाह के मारता है, वहां पे बहुत मेथोडिकली वो अनाउंसमेंट करते हैं कि सिविल एरियाज, इन एरिया से लोग हट जाएं, और उसके बाद वो हिट करते हैं, जो कि उन्होंने पिछले केस में नहीं किया। और उसके रिप्लाई में लेबनान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के अगेंस्ट एक कंप्लेंट डाली है। लेकिन वहां पे बहुत आसान होगा इजराइल को एक्सप्लेन करना कि वो हमला क्यों हुआ था, क्योंकि उस हमले का, जैसा कि अभी झा सर बता रहे थे, उस हमले का वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम देखे ना, उसमें एक सेकेंडरी मेजर एक्सप्लोजन हुआ है। आफ्टर इजराइल का जो हिट हुआ है, उसके सेकंड्स के अंदर एक दूसरा बहुत मेजर एक्सप्लोजन हुआ है। इसका मतलब वहां पे बहुत बड़ी संख्या में गोला बारूद इकट्ठा करके रखा गया था। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान नॉट गोइंग टू वॉशिंगटन, ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। प्रेसिडेंट को अब ये देखना पड़ेगा ऑफ लेबनान को कि उनकी जगह वो किसको भेजते हैं, क्योंकि अपरेंटली हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मतलब या इसको डिफेंस इस रूप में मिनिस्टर समझा जाए सर कि लेबनान के पीएम नहीं जाना चाहते, लेकिन उनके बिहाफ में उनका डेलीगेशन जरूर जाएगा, और ये चर्चा प्रस्तावित जो है वो होगी ही। मेरे हिसाब से डेफिनेटली होगी, क्योंकि एक दोनों तरफ के एक चाहत थी कि इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन इसमें इन्होंने हिजबुल्लाह को इन्वॉल्व नहीं किया था, क्योंकि इसके वार्ता सेटल होने के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ये वार्ता लेबनान से होगी, सीज फायर लेबनान के साथ होगा, हिजबुल्लाह के साथ नहीं होगा। वहां भी बेंजामिन इज वेरी क्लियर। तो अब ये कौन सी इंपावर्ड कमेटी को भेजेंगे वो देखना पड़ेगा, और वो क्या लेबनान में हिजबुल्लाह उस आदमी को भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा या नहीं कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इंटरनल कंफ्लिक्ट है ये। ठीक है सर, एक और सवाल, चूंकि मैं उसका रिएक्शन भी लेना चाह रही थी, यहाँ पे मेजर शेख नदीम से खासतौर से मैं पाकिस्तान के बिहाफ में क्वेश्चन कर रही थी कि अब तो अब आवाम बार बार इसी उम्मीद के साथ में है, कह रहे हैं कि भाई फेंसिंग है, बॉर्डर एरिया सिक्योर्ड है, फिर भी टीटीपी, तालिबानी, आईएसकेपी, ऐसे तमाम जो संगठन है लगातार मिस एडवेंचरस एक्टिविटीज करते रहते हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स, बलूचिस्तान की तरफ से लगातार नाराजगी, बीएलए के लगातार चैलेंजेस, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे। अब क्या उम्मीद बढ़ेगी क्या जनता की? जी, उम्मीद भी बढ़ेगी, और इंशाल्लाह इस पर काम भी हो रहा है। और जैसे मैंने बताया, खासतौर पे तो अफगानिस्तान वाले मामले को तो काफी ज्यादा हमने इस वक्त वहाँ पे उनका जो अरे मेजर शेख नदीम साहब, अभी जब बातचीत हो रही है ना, पिछले 24 घंटे के अंदर ही वहाँ पे बॉर्डर एरिया पे कई चौकियां उड़ा दी गई हैं, वो आप ही के बनाए हुए तालिबानियों की तरफ से ही, आप ही के भाई जो थे, आपने जिन्हें हथियार चलाना सिखा दिया। नहीं, देखिए, ये तो बाद में की पैदावार है, और ये सारे वारलॉर्ड्स हैं। हमने तो जिसको किया था उसने तो सोवियत यूनियन हमने तोड़ा था, आपको पता ही है। और आप लोग का फेवरेट था वो सोवियत यूनियन, हमने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया था। हमारी ऐसे ही पूरी दुनिया में इसकी वजह से मशहूर हुई। एनीवे, बात ही हो रही है कि देखिए, वी आर ट्राइंग, हम ये से जो मीनेसेस से हम बिल्कुल टकरा रहे हैं, और इसको हम खत्म कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये हो जाएगी। कोई ज्यादा टाइम ये चीजें नहीं लेती। अब हमने इसकी जो जहाँ से रूट कॉज है, जो कंट्री है जो उनको गैर जरूरी इनको फंडिंग भी कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, उनको उन्होंने बोर्डिंग लॉजिंग दी हुई है, फैसिलिटेटर है, तो हमने उनको काफी हद तक हिट किया। उनके तमाम एमुनेशन डिपोज, स्ट्रक्चर और सारी चीजें इधर ठीक है। जब तक इधर ईरान यूएसए की कार्रवाई हो रही थी, हमने भी उड़ा दी गई। तो मतलब रूट कॉज तो दरअसल पाकिस्तान से उठा हुआ है। यह दरअसल ये सवाल मैं आशीष साहे जी से ही कर रही थी। आशीष साहे जी, हमारी यहाँ एक कहावत है, घर के देव ललाएं, बाहर के पूजे जाएं। घर के जो लोग हैं वो अपनी परेशानियों के लिए परेशान होते रहते हैं, उनको पूजा नहीं जाता, लेकिन बाहर वालों की बड़ी आवभगत होती है। तो घर की शांति तो पूरी तरह से ध्वस्त है, बाहर शांति वार्ता, ये कितनी बेईमानी है अपनी जनता के लिए। पाकिस्तान को जितना मैंने जाना है, मेरी बहुत लिमिटेड जानकारी के हिसाब से, वहां एक बहुत आपने एप्ट पॉइंट रेज किया, बहुत ही एक पिक्यूलियर किस्म का अंतर्द्वंद है उस देश में। वहां एक स्टेट विद इन अ स्टेट है। एक तरफ उनकी सिविल जो गवर्नमेंट है, और उसके बाद इनकी रेगुलर आर्मी है। इन दोनों के बीच में एक कैरेक्टर है आईएसआई, और ये इतिहास गवाह है, मेजर साहब इसको जानते होंगे, एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टीज होती हैं, नेचुरली, राइटली सो, कि वो स्टेट विद इन अ स्टेट है। दे रूल, दे गवर्न, और जितनी भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस होती हैं अल्ट्रास को डेवलप करने की, ट्रेन करने की, पैसे देने की,
और उसके कवर में अपने जेबें भरने की। इनके बहुत हाई प्रोफाइल लोग जिनकी फैमिलीज लंदन में, अमेरिका में रहती हैं, वो किसी ना किसी तरह अपनी सारी आवाम को, पाकिस्तान की पूरी आवाम को, सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना रही हैं पिछले 30-40 सालों से, और उनके अंदर से मतलब गरीबी बढ़ा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही हैं, उसके कवर करने के लिए कभी बलूचिस्तान, कभी पीओके, कभी अफगानिस्तान, ताकि आईएसआई की अपनी रेलेवेंस बनी रहे। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इनको वो अपने जेब के अंदर रख के चलते। आप अपरेंटली देख लें, अभी के केस में किसी भी प्रोटोकॉल के तहत जनरल मुनीर का कोई रोल नहीं बनता था। ये एक इंटरनेशनल लेवल की डिप्लोमेसी चल रही है जिसमें सिविल गवर्नमेंट का ही रोल होता है। इसमें जनरल मुनीर का कोई रोल नहीं बनता था, लेकिन वो जा रहे हैं रिसीव करने, वो सारे लीड ले रहे हैं। मुझे उनसे कोई गुरेज, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल है, और इससे इनकी अपनी जो जनता की गवर्नमेंट है उसके पावर्स खत्म हो जाते हैं। कभी इमरान खान को पकड़ के जेल में डाल दिया, कभी बेनजीर भुट्टो की हत्या करवा दी। एक स्टेट विद इन अ स्टेट से ये देश जूझ रहा है, और यहाँ की आवाम इस बात को नहीं समझ पा रही है, या उनके पास कोई तरीका नहीं है इससे ओवरकम करने का। नैना, और यही वजह है कि मतलब मुझे नहीं पता शेख नदीम जी क्या जी वीएन झा सर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं सर। जो आप कहीं उसी बात में एक और मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ। जो बड़ी बात है यही वजह है कि मिलिट्री कूप का जो बार बार आरोप पाकिस्तान में लगता रहा है, साइलेंट कूप का जो आरोप लगता रहा है, सिविल गवर्नमेंट तो बहुत पीछे हो गई है। शहबाज शरीफ जो है वो सिर्फ आप डमी पीएम के तौर पर है, जो मुख्य कर्ता धर्ता और जो बड़े रोल में है दरअसल वो आर्मी है। जी हाँ, अभी साय जी ने कहा स्टेट विद इन स्टेट। मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता था। वहाँ पे स्टेट विद इन अ स्टेट विद इन अ स्टेट है, क्योंकि जो सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी स्टेट अलग है, आर्मी का स्टेट अलग है, और जो आईएसआई है वो भी कहीं ना कहीं आर्मी के अंदर में ही आप उसको मान लीजिए। लेकिन आईएसआई के बियॉन्ड जो है 64 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस आज के दिन में पाकिस्तानी ओरिजिन के वो वहां पे हैं 64। तो ये जो एक बहुत बड़ी संख्या होती है ये। देखिए पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन हर 10वें घर में एवरी 10th हाउस हैज गॉट अ AK-47। आप कैसे इन सब चीजों को डिनाई कर सकते हैं? तो इसीलिए वहां का जो वैसे कई आर्मी ऑफिसर्स के पास में बहुत ढेर सारी लंबी फहरिस्त है रोलेक्स घड़ियों की भी। देखिए वहां पे जी नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट नैना जी। वहां पे जो करप्शन है वो रैम्पेंट है। सेना के जितना लोग हैं, मैं माफी मांगता हूं मेयर साहब से कि सेना के पास में जितने पैसे जाते हैं वो हर सेना के जो जनरल हैं, हर जनरल का किसी न किसी बड़े देश में, यूरोप में या कहीं और, उनका घर है, उनका आलीशान बंगला है, उनकी संपत्तियां हैं, उनकी एसेट्स हैं। ये तो वहां की फैक्ट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऑडियो अप कर दें, कन्वर्सेशन बड़ा दिलचस्प होगा, सभी के रिएक्शंस। नहीं, मुझे लगता है वैसे मेजर शेख नदीम वो ईमानदार है सर, ठीक है, उनके पास में लंबी फहरिस्त होगी रोलेक्स की, लेकिन जिन करप्शन आप करप्टेड ऑफिसर्स की बात करें, मैं उम्मीद रखती हूँ मेजर शेख नदीम। देखिए मैंने तो अपने डिपार्टमेंट में सर्व किया, मैं तो सिर्फ कुछ इंडिकेटर्स की बात कर सकता हूँ। दोनों मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तो बात करता हूँ $8 और $8। $88 बिलियन का आपका डिफेंस बजट है, हमारा $8 बिलियन का बजट है। मैंने पूरी जिंदगी सर्व की आर्मी के अंदर, और मैंने कोई इस तरह की करप्शन मेरे सामने नहीं आई, ना मैं कर सका, अल्लाह जानता है। हाँ, ये जरूर होता है जो आप बात करते हैं, ये जो डिफेंस के प्लॉट्स की और उसकी के देखें, जब मैंने घर लिया तो मुझे वो पड़ा, उसकी जो टोटल कॉस्ट टर्मिनल पेमेंट के साथ उन्होंने कहा जी 36 लाख रुपए आप जमा करा दें, क्योंकि ये इसकी हमारी कंस्ट्रक्शन और इस पे लगे। हमने उसके सारे पैसे जमा करा दिए जो उनको कॉस्ट आई। अब आप देखिए कि लैंड कॉस्ट भी मैंने जमा कराई और बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट भी जमा कराई। आज वही उठाकर जनाब 7 करोड़ पे खड़ा हुआ है और तेजी से बढ़ रहा है, बिकॉज सिविलियंस आते हैं वो कहते हैं यार ये जगह तो हमें दो, हम खरीदते हैं तो वो मार्केट राइट होते। ये एक इसका तरीका है। फिर आप देखिए कि डीएचए जो है जो आउट स्ट्रेट्स की, मैं तो वो तो जनरल बात कह रहे थे, वो आपने तो दिल पर ले लिया, और आपकी इस बात पे तो आशीष साहे जी मुस्कुराने भी लगे बताना चाहिए। आशीष साहे जी 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 देखिए 80, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ ना सर आशीष, आप ये डिफरेंस करें $88 बिलियन और $8 बिलियन के साथ हमने आपको हर चीज पर रिस्पॉन्ड किया है, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे बैलिस्टिक, चाहे क्रूज, चाहे टैंक्स, यू नेम एनीथिंग, चाहे डिफेंस।
और हमने $8 बिलियन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए ये फौज का डिपार्टमेंट नहीं, आपने हावी है। एक चीज पर आप जैसे चैलेंज कह रहे नहीं हैं किया। कि आपने एक चीज पर नहीं, आप मेक इन इंडिया की तरफ जब जाते हैं अपनी सारी चीजों को लेकर, आप मेक इन पाकिस्तान के नाम पर आतंकवाद एक तरह से बना देते हैं। लास्ट रिएक्शन ले रही हूँ मैं आशीष साहे जी से। जी सर। नैना, आज मैं मेजर से बहुत खुश हूँ। अब बहुत दिनों that's बाद great. एक आर्मी के मेजर ने पाकिस्तान से एक्सेप्ट किया है पोलाइटली कि उनके यहाँ की ये प्रॉब्लम इंटरनल है और वो इससे लड़ रहे हैं। वो खुद भी एज अ मिलिट्री अपनी इंटरनल इस तरह की बहुत सीरियस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। ये सुन के अच्छा लगा। इट वाज म्यूजिक टू द ईयर्स। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इस तरह के जो पोटेंट लोग हैं, जो जिनमें ये दम है, ताकत है असलियत को बखान करने की, बयां करने की, उनको एक फोर्स बनना चाहिए। वहां पे सिविलियंस के साथ बात करनी चाहिए। कहीं तो इनका रिवाइवल हो। हमारे ही साथ थे ये 1947 से पहले, और आज की इनकी कंडीशन देख के, इनका ग्लोबल प्लेसमेंट देख के कहीं ना कहीं लगता है कि दे हैड ऑल द पोटेंशियल्स। और ये अनफॉर्चुनेटली इनके जो ये स्टेट विद इन द स्टेट के चक्कर में मारे गए हैं। क्या कारण है आई डोंट नो, लेकिन ये इंडिया से, अफगानिस्तान से, कभी किसी देश से लड़ते हुए अपनी रेलेवेंस बनाए रखते हैं और अपनी जनता को बेवकूफ बनाते हुए। जी नैना। ठीक है सर। वेल, ये उम्मीदों वाली चर्चा रही है, काफ़ी सकारात्मक, और मुझे लग रहा है इस्लामाबाद में भी जो चर्चा है वो बड़ी उम्मीदों वाली है। क्या कुछ होगा ये तो ज़रूर आने वाला वक्त बताएगा, देखने वाली बात है। आप तीनों मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। लेकिन उम्मीद है अब ये चर्चा का दौर आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक दिन की वार्ता के साथ में कुछ उम्मीद निकले ये थोड़ी बेईमानी हो जाएगी। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बताती चलो, दुनिया के तेल के रास्ते पर सबसे बड़ा बारूदी जाल बिछा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ईरान की अपनी बिछाई सुरंगें अब खुद उसके लिए मुसीबत बन गई हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान को पता ही नहीं है कि उसने कितनी सुरंगें कहां बिछाई है। और ट्रंप की तो दो टूक शर्त है, सीज़फायर तभी होगा जब हॉर्मुज खुलेगा। क्या ईरान अपने जाल में फंस गया है? बड़ा सवाल है। दुनिया की लाइफलाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन इस वक्त ये जलमार्ग एक मौत के कुएं में तब्दील हो चुका है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को रोकने के लिए यहाँ हजारों बारूदे सुरंगें बिछाई, लेकिन अब वही सुरंगें ईरान के गले की फांस बन गई हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान के पास न तो इन सुरंगों का सटीक मैप है और न ही इन्हें हटाने की तकनीकी क्षमता। फरवरी मार्च 2026 में शुरू हुए युद्ध के बाद ईरान ने यहाँ जो माइंस बिछाई वो बेहद अव्यवस्थित थी। कई सुरंगें समुद्री लहरों के साथ बहकर कहीं और चली गई। नतीजा ये हुआ कि अब ईरान खुद भी वहां से जहाज गुजारने की गारंटी नहीं दे पा रहा। ट्रंप ने साफ कर दिया कि शांति चाहिए तो हुर्मुज को पूरी तरह सुरक्षित कीजिए। इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, लेकिन हुर्मुज का ये टेक्निकल फॉल्ट समझौते की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। इस्लामाबाद में शांति की उम्मीदें तो जगी है, लेकिन हुर्मुज का तकनीकी फॉल्ट अब भी एक बड़ी दीवार बना हुआ है। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या ईरान अपनी जिद छोड़कर अमेरिका से मदद मांगेगा या दुनिया एक और तेल संकट की ओर बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि हुर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। अगर ईरान इसे तकनीकी खराबी बताकर बंद करता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। हालांकि वाशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही ये अप्रत्यक्ष वार्ता एक उम्मीद है। सवाल ये है कि क्या दोनों देश अपने अहंकार को पीछे रखकर किसी बीच का रास्ता निकालेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान के स्कूल से रॉकेट दागे हैं। जी हाँ, हिजबुल्लाह की तरफ से
कार्रवाई लगातार जारी है। दक्षिणी लेबनान के स्कूल से रॉकेट दागे जाने की खबर सामने आ रही है। रॉकेट लॉन्चर ले जाने का वीडियो बाकायदा इजराइल की तरफ से जारी किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर दरअसल जारी की गई है आईडीएफ की तरफ से, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। उसने हिजबुल्लाह की साजिश का ड्रोन फुटेज जारी किया है और इस ड्रोन फुटेज को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें नजर आता है कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान के एक इलाके में रॉकेट लॉन्चर ले जाने की कोशिश की और रॉकेट लॉन्चर ले जाता हुआ ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं। अब बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह यहां से रॉकेट लॉन्चर लेकर जा रहा है, ये दरअसल शिक्षा का मंदिर यानी कि स्कूल है और उस स्कूल से आतंक की गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप एक तरह से इजराइल की तरफ से लगाया गया है। और ये तस्वीर दक्षिणी लेबनान के इलाके की है। फुटेज जारी करते हुए बड़े आरोप आईडीएफ की तरफ से लगाए गए हैं। अब बड़ी खबर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता आज बारूदी सुरंगों की जंजाल में फंसा है। अमेरिका का सनसनीखेज खुलासा किया है। ईरान खुद अपनी बिछाई सुरंगें ढूंढ नहीं पा रहा। ट्रंप की चेतावनी लगातार है। इसके बावजूद इस्लामाबाद में मंथन जारी है, लेकिन समाधान फिलहाल दूर की कौड़ी लग रहा है। ईरान के लिए हुर्मुज का रास्ता अब नो गो जोन बन गया। युद्ध के दौरान ईरान ने आनन फानन में जो माइंस बिछाई वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरा बन गई। अमेरिका का कहना है कि ईरान वार्ताकार जो तकनीकी समस्याओं का रोना रो रहे हैं वो असल में इन्हीं अनदेखी सुरंगों का डर है। डोनाल्ड ट्रंप का रुख सख्त है। शर्त एक ही है, समुद्री रास्ता तुरंत सुरक्षित करो। उधर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची तकनीकी मजबूरियों का हवाला दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि समंदर में बिछी ये बारूदी सुरंगें किसी भी वक्त बड़े धमाके का सबब बन सकती हैं। अगर रास्ता नहीं खुला तो पेट्रोल डीजल की कीमतें दुनिया भर में नए रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। इस्लामाबाद में जेडी वेंस की अगुवाई में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ईरान के साथ आमने सामने है। इजराइल लेबनान का युद्ध एक तरफ और हुर्मुज की बारूदी सुरंगें दूसरी तरफ। क्या यह शांति वार्ता वाकई में सफल हो पाएगी या ट्रंप का सीज फायर सिर्फ कागजों तक महदूद रह जाएगा? हुर्मुज में ईरान की ताकत उसके बड़े जंगी जहाजों में नहीं बल्कि उन सैकड़ों स्वार्म बोट्स यानी छोटी घातक नावों में छिपी है। अमेरिका ने ईरान के प्रमुख नौसैनिक ठिकानों और बड़े पोतों को भी तबाह कर दिया, लेकिन ये हिट एंड रन करने वाली छोटी नावें आज भी सबसे बड़ा सरदर्द बनी हुई हैं। ये नावें इतनी तेज और फुर्तीली है कि उन्हें रडार पर ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। ये चंद मिनटों में समुद्री सुरंगें बिछाकर व्यस्त समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर सकती है। अमेरिका की आधुनिक तकनीक और ईरान की ये असिमेट्रिक वारफेयर नीति, क्या ये भविष्य के समुद्री युद्ध का नया चेहरा है? सवाल ये है कि क्या सुपर पावर की नौसेना छोटे खतरों के सामने बेबस है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।